आज के इस इन डेप्थ विश्लेषण में हम इंसानी दिमाग के सबसे डार्क और उलझे हुए हिस्सों में उतरने वाले हैं। हम सब रोज क्राइम की खौफनाक खबरें सुनते हैं, राइट? लेकिन आज हम सिर्फ उन घटनाओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपे उस खतरनाक मनोविज्ञान को डिकोड करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, एक नॉर्मल इंसान आखिर कैसे बन जाता है क्रिमिनल? क्या कोई इंसान पैदा ही किलर होता है या फिर ये दुनिया उसे ऐसा बना देती है? ओके, चलिए इसमें डाइव करते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में ये एक बहुत ही पुरानी बहस है, नेचर वर्सेस नर्चर। मतलब क्या क्रिमिनल्स अपने डीएनए और जीन्स की वजह से जन्म से ही अपराधी होते हैं, या फिर उनके आसपास का माहौल, उनके बचपन के तजुर्बे और ये समाज उन्हें ऐसा बनने पर मजबूर कर देते हैं? साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ज़्यादातर क्रिमिनल्स के बनने के पीछे 3 मेजर रीजंस होते हैं: चाइल्डहुड ट्रॉमा, कंट्रोल का ऑब्सेशन और एम्पैथी की कमी। ये 3 पिलर्स ही किसी भी आम इंसान को एक अपराधी में बदलने की नींव रखते हैं। हम इन तीनों को एक एक करके डिकोड करेंगे ताकि ये समझ सकें कि असल में एक क्रिमिनल के दिमाग के अंदर टूटता क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, बचपन के आघात या कह लें चाइल्डहुड ट्रॉमा के गहरे घाव। देखिए, बचपन में अगर अब्यूज, निग्लेक्ट या वायलेंस का सामना करना पड़े ना, तो ये चीजें इंसान के दिमाग पर एक परमानेंट इफेक्ट डाल देती हैं। सर्वाइव करने की एक हताश कोशिश में इंसान दर्द से बचने के लिए इमोशंस फील करना ही कम कर देता है। वो लिटरली अपने अंदर की फीलिंग्स को सुन्न कर लेते हैं ताकि उन्हें और चोट ना पहुंचे। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि फोरेंसिक रिसर्च इस ट्रॉमा को सीधे हमारे ब्रेन के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से जोड़ती है। इसे एमिगडाला डिसफंक्शन कहते हैं। बार बार के ट्रॉमा से दिमाग का वो हिस्सा, एमिगडाला, जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो बुरी तरह डैमेज हो जाता है। इसका नतीजा, इंसान का खुद पर से इम्पल्स कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसके अपराधी बनने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, कंट्रोल और पावर का ऑब्सेशन। ये सिर्फ पुराने दर्द से भागने की बात नहीं है। कुछ क्रिमिनल्स को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, और वो है कंट्रोल। उनका कोई भी जुर्म सिर्फ पैसे या किसी मजबूरी के लिए नहीं होता। दूसरों पर पावर फील करना, लोगों को मैनिपुलेट करना, ये उनके लिए एक ऐसा एडिक्शन बन जाता है जिसके बिना वो रह ही नहीं सकते। यॉचेल्सन और सैमेलो नाम की रिसर्चर्स ने इस कॉन्सेप्ट को पावर थ्रस्ट कहा है। उन्होंने हार्डकोर क्रिमिनल्स में सोचने के 52 तरीके या कहिए थिंकिंग एरर्स पहचाने हैं, जिनमें से ये पावर थ्रस्ट सबसे ऊपर है। ये क्या है? ये बस दूसरों पर हावी होने और कोई इल्लीगल काम करके बिना पकड़े जाने का जो एक्सट्रीम थ्रिल है उसी की लत है। अब एक मशहूर थ्योरी है, रैशनल चॉइस थ्योरी। वो कहती है कि अपराधी बहुत नाप तोल कर, रिस्क और रिवॉर्ड देकर जुर्म करते हैं। लेकिन जैक काट्स जैसे सोशियोलॉजिस्ट्स ने क्या पाया? उन्होंने देखा कि कई क्राइम्स में कोई लॉजिक होता ही नहीं है। क्रिमिनल्स वो काम सिर्फ एक स्नीकी थ्रिल के लिए करते हैं। मतलब उन्हें बस वो इमोशनल रश चाहिए होता है। वो लॉजिक से नहीं, बल्कि उस काम के रोमांस से ड्राइव होते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक पिलर की तरफ, एम्पैथी यानी सहानुभूति की कमी। ये वो स्टेज है जहां इंसानियत लिटरली पूरी तरह गायब हो जाती है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाले को दर्द हो रहा है या नहीं। उनके दिमाग में ये रजिस्टर ही नहीं होता कि उनके एक्शंस किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे उनके अंदर फीलिंग्स का स्विच हमेशा के लिए ऑफ कर दिया गया हो। और इसी स्विच ऑफ हो जाने को हम साइकोपैथी कहते हैं। डार्क पर्सनालिटी ट्रेट्स में इसे सबसे खतरनाक माना जाता है। ऐसे लोग ऊपर से देखने में आपको बहुत चार्मिंग लग सकते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में अपने विक्टिम्स के लिए रत्ती भर भी गिल्ट या दया नहीं होती। यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एएसपीडी और साइकोपैथी के बीच का। एएसपीडी वाले लोग आमतौर पर आक्रामक और बहुत इम्पल्सिव होते हैं, लेकिन साइकोपैथ्स, टेड बंडी जैसे खूंखार क्रिमिनल्स को ही देख लीजिए। उन्होंने अपने भयानक इरादों को छिपाने के लिए अपने सुपरफिशियल चार्म और चालाकी का कितनी परफेक्शन से इस्तेमाल किया था। तो चलिए अब इस कहानी के कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की बात करते हैं, यानी कैसे ये लोग अपनी हर गलती के लिए बाहरी दुनिया को दोष देते हैं। सोचिए, जब किसी इंसान में ये तीनों पिलर्स मौजूद हों तो वो अपने भयानक जुर्म को सही कैसे ठहराता है? रॉटर की लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जिनका इंटरनल लोकस होता है वो मानते हैं कि अपनी हरकतों के लिए वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन एक्सटर्नल लोकस वाले क्रिमिनल्स वो अपनी हर करतूत के लिए समाज, अपनी किस्मत या यहाँ तक कि अपने शिकार को ही ब्लेम करने लगते हैं। इसे और क्लियरली समझने के लिए डॉक्टर अंजय कुमार ने बिहार में एक स्टडी की थी।
उन्होंने 50 नॉर्मल लोगों और 50 दोषी हत्यारों के स्कोर्स को कंपेयर किया और रिजल्ट्स, जो हत्यारे थे उनका एवरेज स्कोर 10.44 था। मतलब वो पूरी तरह मानते थे कि किसी बाहरी ताकत या हालात ने उनसे मर्डर करवाया है। वहीं नॉर्मल लोगों का स्कोर सिर्फ 6.30 था, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते थे। ये जो एक्सटर्नल लोकस की बात हमने की ना, ये सीधे सीधे वॉल्टर्स के मॉलिफिकेशन कॉन्सेप्ट से जुड़ती है। ये एक ऐसा क्रिमिनल थिंकिंग पैटर्न है जहाँ क्रिमिनल दिमागी तौर पर खुद को ही विक्टिम मान लेता है। वो खुद को ये कहानी सुनाते हैं कि समाज ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, इसलिए मेरा ये जुर्म करना तो 100% जायज़ है। अब इन सारी थ्योरीज और साइकोलॉजी से बाहर निकलकर अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो हमारे समाज में एक ऐसा अदृश्य खतरा छिपा है जो वाकई डराने वाला है। पर सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये साइकोलॉजिकली खतरनाक लोग किसी मॉन्स्टर या राक्षस की तरह नहीं दिखते। अपने उसी चार्म की वजह से ऐसे लोग बिल्कुल आम लोगों जैसे ही दिखते हैं। तुम्हारे और हमारे आसपास भी हो सकते हैं, एकदम नॉर्मल भीड़ में, बिल्कुल अदृश्य। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि हाँ, बचपन का ट्रॉमा दिमाग के काम करने का तरीका बदल देता है और हालात बहुत प्रेशर डालते हैं। लेकिन यो चेल्सन और सेमिनो जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिमिनल बनना या जुर्म करना अल्टीमेटली एक कॉन्शियस डिसीजन होता है। इंसान हालात का मारा हो सकता है, लेकिन यार, ट्रिगर खींचने का फैसला तो उसी का होता है ना। तो ये सब जानने के बाद अब आपको क्या लगता है, क्रिमिनल पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं?